दोस्तों, आप तो जानते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे दावे कर पाते हैं कि हाँ, जो पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि किसी को भी नहीं पता होता है, यहां तक हमें भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना तो हमें जरूर अनुभव है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं जरूर आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा इसमें से। दोस्तों, आप लोग हर एक चीजों को फॉलो करते चलिए, हर एक क्लास को देखते चलिए। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। आप लोग हल्के में मत लीजिए, नहीं तो बाद में राजपाल यादव ही बनना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, अगर आपके पास इतनी अच्छी स्कीम थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, दूसरों को शेयर कर देंगे। आज के विषय में हम बात करेंगे सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। भारत की सबसे बड़ी बैंक है, जहां पर हमेशा नेटवर्क लो रहता है और पैसे खत्म रहते हैं और कोई हमारी बात को नहीं सुनता है। इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं और इसके इतिहास के बारे में, यानी कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी हम समझेंगे। आइए समझते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दरअसल क्या होता है, वर्ष 1921 में क्या होता है, तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को क्या किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि विलय कर दिया जाता है, यानी कि मिला दिया जाता है। तो तीन बैंकें होती हैं दोस्तों, जिन्हें क्या किया जाता है, एक तरह से मर्ज कर दिया जाता है। और वे तीन बैंक कौन कौन सी होती हैं, एक तो पहली बात करते हैं तो बैंक ऑफ बंगाल की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं तो बैंक ऑफ बम्बई की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं तो बैंक ऑफ मद्रास की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये तीन बैंकें हैं और इन तीन बैंकों को क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है, यानी कि विलय कर दिया जाता है। तीन बैंकों को एक साथ कर दिया जाता है और तीन बैंकों को एक साथ करने के बाद एक नई बैंक की स्थापना की जाती है और वो बैंक होती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1921 में क्या किया जाता है कि तीन बैंकों को मर्ज किया जाता है, यानी कि तीन बैंकों को मिलाया जाता है। और वे तीन बैंकें कौन कौन सी होती हैं, एक तो पहली बात करते हैं बैंक ऑफ बंगाल की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं बैंक ऑफ बम्बई की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं तो बैंक ऑफ मद्रास की बात करते हैं। इन तीनों बैंकों को एक साथ मिलाया जाता है, यानी कि मर्ज किया जाता है, यानी कि विलय किया जाता है। और विलय करने के बाद क्या होता है, एक नई बैंक की स्थापना कर दी जाती है या किया जाता है, और वो बैंक होती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसी को आगे चलकर एसबीआई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दरअसल क्या होता है कि भारत देश 1947 में आजाद होता है। वर्ष 1947 में क्या होता है कि भारत देश आजाद होता है, तो ब्रिटिश सरकार की जितनी भी चीजें होती हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जैसे कि हमने आपको आरबीआई के बारे में बताया था, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जैसे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, वैसे ही यदि आप देखें तो और भी बैंकें होती हैं, उनको भी नेशनलाइज किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो जिसके अंतर्गत यदि आप देखें तो यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको भी क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और कब इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा समय था, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कौन सा समय था जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आगे चलकर कुछ और भी परिवर्तन होता है दोस्तों, जब भारत देश तो आजाद हो ही चुका है, ठीक है। आगे चलकर कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या परिवर्तन होता है, आगे चलकर 19 जुलाई 1969 को क्या होता है कि 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों को 15 अप्रैल और तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो 19 जुलाई 1969 की बात करते हैं, जिसमें 14 बड़े बैंकों को लिया जाता है, और 15 अप्रैल 1980 की बात करते हैं तो इसमें 6 अन्य अनुसूचित बैंकों को लिया जाता है और जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है।
तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि कब 14 बड़े बैंकों को, कब 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1969 को। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कब अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं, यानी कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, तो आप बताएंगे 1 जुलाई 1955 को क्या होता है कि भारतीय स्टेट बैंक का एक तरह से नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब हो जाता है कि अब भारत सरकार के अंडर में ये जो बैंक है अब काम करेगी। मतलब अब पूरा रेगुलेशन वगैरह अगर आप देखें तो इसका सारा सिस्टम क्या होगा, भारत सरकार के कंट्रोल में होगा। भारत सरकार के सारे कर्मचारी होंगे, भारत सरकार की सारी चीजें कहीं ना कहीं होंगी दोस्तों। ठीक है, उसके पहले जब तक नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था तब तक कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाता है कि वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में वो कंपनी, वो मतलब बैंक थी, मतलब वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम कर रहे थे। ठीक है, आगे चलकर एक नया परिवर्तन किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है दोस्तों, ये जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला बैंक या पहली बैंक बन जाती है। तो ये वाली बात भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक जो है, यानी कि जो हमारी एसबीआई है, वो जो है भारत में यदि आप देखें तो जीवन बीमा के क्षेत्र में भी कदम रखती है और ये देश की पहली बैंक बन जाती है या पहला बैंक होती है। तो ध्यान रखिएगा, देश की पहली बैंक कौन सी है जिसने जीवन बीमा के क्षेत्र में भी कदम रखा, वो थी भारतीय स्टेट बैंक। सबसे पहले हमने किन चीजों के बारे में देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दरअसल हमने देखा कि 1921 में क्या किया जाता है, 3 बड़े बैंकों की बात करते हैं जिन्हें मर्ज किया जाता है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती है। और वे 3 बैंकें कौन कौन सी होती हैं, एक तो बैंक ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद बात करते हैं बंबई, फिर उसके बाद बात करते हैं मद्रास, और इनको एक तरह से मिलाकर क्या किया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, जिसे भविष्य में एसबीआई के नाम से जाना जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एसबीआई का पुराना नेम क्या है, तो आप बताएंगे कि एसबीआई का पुराना नेम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों को भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और कब किया जाता है, 19 जुलाई 1969 को, और 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों को भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और जीवन बीमा के क्षेत्र में यदि आप देखें तो जीवन बीमा के क्षेत्र में यदि आप देखें तो देश का पहला बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक जो है वो एक तरह से जीवन बीमा के क्षेत्र में कदम रखने वाला पहली बैंक होती है दोस्तों। आइए अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें क्लियर हो गई हैं तो एक बार जल्दी से थंबनेल दीजिए कि यस सर हमें सारी बातें क्लियर हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर कुछ और भी बातें होती हैं और जिसके बारे में बात की जाती है वो है भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसका जो कार्यालय है ना, इसका सबसे ज्यादा कार्यालय जो है ना दोस्तों, वो है विदेशों में। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि भारत की वो कौन सी सबसे बड़ी बैंक है जिसका सबसे ज्यादा कार्यालय विदेशों में है, मतलब अन्य देशों में यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा उसके कार्यालय है, तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि वो कौन सी बैंक है जिसका कार्यालय विदेशों में ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है तो वो भारतीय स्टेट बैंक। दरअसल क्या था कि बैंकों की स्थापना की जा रही थी, तो धीरे धीरे सरकार को ये भी महसूस होता है कि भाई देखो, शहरों में तो बैंकें हैं लेकिन गांव में बैंकें नहीं हैं। अगर गांव के लोगों को अपने पैसे की बचत करना हो तो वे कहां अपने पैसे को रखें। अच्छा, पहले के लोग क्या करते थे, अपने पैसों को कभी जमीन में गाड़ देते थे और जो उनके पास बचत होते थे, कभी वे गेहूं चावल के डिब्बे में रख देते थे, तो कभी कहाँ रख देते थे, तो कई बार वे भूल भी जाते थे, या कई बार जो चूहे होते हैं वे खा जाते थे अगर कागजी मुद्रा है, या एक तरह से कई बार जंग लग जाते थे अगर जो आपके मुद्रा होती हैं जिनको आप देखते हैं हमारे हाथ में जो होती है, तो जिसकी वजह से काफी परेशानी होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग रहा करते थे। तो क्योंकि वहां पर बैंकों की व्यवस्था तो थी नहीं और कोई भी बैंक जाना भी नहीं चाह रही थी। भाई कोई भी बैंक वहां क्यों जाएगी, क्योंकि वहां गांव ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप देखें
तो बैंकों को इतना ज्यादा कहाँ फायदा होगा, कौन इतना ज्यादा लोन ले रहा है, कौन इतना ज्यादा ईएमआई पे करेगा, कौन एक तरह से बैंकों से ज्यादा जुड़ेगा। लेकिन सरकार को पता था कि अगर गांव में भी बैंकों को पहुंचाया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि लोग जो होंगे बैंक के साथ जुड़ेंगे और बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा कि एक तरह से जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से चलने लगेगी। तो एसबीआई के बारे में हमने बता दिया, उतनी ही बातें थी। तो आगे चलकर कहा जाता है कि अब हमारे पास गांव में ग्रामीण बैंक भी होने चाहिए, गांव में हमारे पास ग्रामीण बैंक भी होने चाहिए। अब सरकार ने जब बड़ी बड़ी बैंकों से कहा कि भाई हमारे पास ग्रामीण बैंक भी होने चाहिए, आप लोग ले जाइए शाखाएं वगैरह डालिए गांव में, तो कोई भी बैंक इस बात के लिए राजी नहीं होती है, ना ही कोई बैंक इस पर कहती है कि हाँ हम गांव में जाएंगे बैंक मतलब एक तरह से अपनी शाखा खोलेंगे, क्योंकि बैंक को पता है कि वहां से हमारे खर्चे ही नहीं पूरे हो पाएंगे, कमरे के किराया। बैंक देखो हर जगह बैंक के घर नहीं होते हैं कि हाँ जहां पर भी बैंक खुल जाती है वो बिल्डिंग उसी की होती है। बैंकें क्या करती हैं, एक तरह से रेंट पर भी लेती हैं। तो बैंक को पता है कि अगर हम रेंट पर लेते हैं तो उतना हमारे रेंट भी नहीं निकल पाएंगे, हमारे कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं निकल पाएगी। तो सारी बैंकें लगभग लगभग मदद मना ही कर देती है। तो एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति ने सुझाव दिया कि कुछ सरकार भी पूंजी डाले उसमें, और कुछ बड़ी बैंकें भी, कुछ राज्य सरकारें भी उसमें पूंजी डालती हैं, यानी पैसे डालती हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकों की स्थापना की जाती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो दरअसल क्या होता है दोस्तों कि गांव में बैंक खोलने के लिए कहा जाता है, गांव में बैंकों को खोलने के लिए कहा जाता है कि केंद्र सरकार के भी कुछ शेयर होंगे, मतलब केंद्र सरकार भी कुछ शेयर डालेगी और राज्य सरकार के भी कुछ शेयर होंगे, और एक प्रवर्तक बैंक की बात करते हैं, यानी कि स्पॉन्सर्ड बैंक इसे कहा जाता है। तो एक स्पॉन्सर्ड बैंक की बात करते हैं तो उसके भी कुछ पूंजी यानी कि उसके भी कुछ पैसे डाले जाएंगे। अगर ये सभी मिलकर तीनों, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई स्पॉन्सर्ड बैंक की बात करते हैं, जैसे बड़ौदा बैंक की बात करते हैं, वो बड़ी बैंक है, ठीक है, तो वो गांव में डाल सकती है। तो अगर ये सभी मिलकर क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सहायता करते हैं, तो गांव में बैंकों की स्थापना की जा सकती है। तो फिर क्या होता है, केंद्र सरकार को कहा जाता है कि बैंक को खोलने में मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, मतलब 50% सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें पूंजी लगाएगी, और 15% की बात करते हैं, हाँ 15% की बात करते हैं तो राज्य सरकार की बात करेंगे, 15% राज्य सरकार की पूंजी होगी, और 35% की बात करते हैं तो वो होगी किसकी, प्रवर्तक बैंक यानी कि स्पॉन्सर्ड बैंक की इसमें पूंजी होगी, यानी पैसे होंगे। तो केंद्र सरकार की बात करते हैं तो 50%, राज्य सरकार की बात करते हैं तो 15% शेयर होंगे, और 35% एक तरह से यदि आप देखें तो फिर प्रवर्तक बैंक यानी कि स्पॉन्सर्ड बैंक। जैसे गांव में अगर आप देखें तो ग्रामीण बड़ौदा बैंक खुलती है, तो उसमें किसके किसके शेयर कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की 50% उसमें शेयर होते हैं, और राज्य सरकार के 15%, और जो प्रवर्तक जैसे कि बड़ौदा बैंक है उसकी जो मतलब मेन ब्रांच है उसके 35% उसके क्या नाम है, शेयर होते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसकी कहानी और भी है, जब ये शेयर वगैरह बंद कर दिए जाते हैं तो उसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे। जब मैं आपको सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर इकोनॉमी जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहली जो ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को। तो दो बातें इसमें याद रखना है बस, कि पहली ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, तो 2 अक्टूबर 1975 को, और इसमें किसके कितने शेयर रहते हैं, ये बातें तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के 50%, राज्य सरकार के 15%, और जो प्रवर्तक यानी स्पॉन्सर्ड बैंक होगी उसके 35% शेयर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जानते हैं नाबार्ड बैंक के बारे में। इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका किसका फुल फॉर्म है, नाबार्ड का है। चलिए अब आगे समझते हैं इसके बारे में। दरअसल क्या होता है कि ये जो नाबार्ड की स्थापना की जाती है दोस्तों, इस आधार पर की जाती है कि भाई जो गांव में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, अगर उन्हें वित्तीय सहायता चाहिए तो वे जो एक तरह से आप देखें तो बैंकों से कम जुड़ पाते हैं,
और बैंकें कई बार नहीं भी होती हैं, तो कोई एक संस्था हमारे पास होनी चाहिए जो क्या करे कि उन्हें वित्तीय सहायता और उनके एग्रीकल्चर में सुधार करवा सके। तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना की जाती है और एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पर दोस्तों, तो ये समिति होती है शिवरामन समिति। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो कौन सी समिति के सुझाव पर थी दोस्तों? तो शिवरामन समिति के सुझाव पर। इसे कब बनाया गया? 12 जुलाई 1982 को। डेट सहित याद रखिएगा, किस समिति के सुझाव पर? तो शिवरामन समिति के सुझाव पर। और कब इसकी स्थापना की गई? तो 12 जुलाई 1982 को, सॉरी 12 जुलाई 1982 यानी 1982 को इसकी स्थापना की जाती है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है मुंबई में है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। दरअसल ये ज्यादातर बैंक नाबार्ड जो है वैसे तो किसानों के लिए काम करती है, लेकिन ज्यादातर महाराष्ट्र में ये ज्यादा एक्टिव रहती है बैंक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या है, मतलब इसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि भाई तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन कुछ ही बातें मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने उतना ही चीजें मेंशन किया हुआ है जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको परेशानी ना हो, मतलब एक तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ कृषि क्षेत्र में नीति योजना बनाना। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या करती है? पॉलिसी बनाती है, यानी योजनाएं बनाती है और उनको संचालन करती है और उससे संबंधित मामलों और ग्रामीण भारत में अन्य विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित काम करती है। यह उन संस्थाओं को भी पुनर्वित्त यानी कि रीफाइनेंस करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो ध्यान रखिएगा, यह उन संस्थाओं की भी मदद करती है या करते हैं जो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों या ग्रामीण किसानों की मदद करती है दोस्तों, या वित्तीय सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, एक बात फिर ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पॉलिसी या योजना बनाना और उनका संचालन करना और अन्य भारत में, मतलब भारत में अन्य जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उसमें भागीदारी लेना या हिस्सेदारी इसकी होती है। और यह उन संस्थानों को भी रीफाइनेंस करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करती हैं वित्तीय सहायता देते हैं। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्यादातर आपको दो बातें याद रखना है, नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि कब इसके मतलब किसके सुझाव पर इसकी स्थापना की गई। तीसरी बात आपको याद रखना है कि कब इसे स्थापित किया गया था, तो 12 जुलाई 1982। और चौथी बात आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये चारों बातें आपको याद रखना है, बाकी ये बातें अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भारतीय महिला बैंक के बारे में अगर आपने सुना हो तो आइए समझते हैं। भारतीय महिला बैंक की स्थापना होती है दोस्तों 19 नवंबर 2013 को। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, डेट सहित याद रखिएगा, 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय महिला बैंक की प्रथम जो प्रबंधक यानी कि निदेशक थी, यानी कि डायरेक्टर की बात करते हैं, तो उषा अनंथा सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा इनका नेम। तो भारतीय महिला बैंक की जो पहली डायरेक्टर थी, भारतीय महिला बैंक की पहली डायरेक्टर कौन सी थी? तो उषा अनंथा सुब्रमण्यम थी। ठीक है, इनका नेम जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसके पहली डायरेक्टर कौन थी। महिला की बात करते हैं तो इसकी पहली डायरेक्टर कौन थी दोस्तों? ठीक है, महिला ही है, उषा अनंथा सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका नेम याद रखिएगा, उषा अनंथा, क्या नाम है यार, हाँ, उषा अनंथा सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो भारतीय महिला बैंक की पहली डायरेक्टर थी दोस्तों। ठीक है, ये महिला ही है क्योंकि महिला ही बैंक है भारतीय महिला बैंक। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में क्या किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को विलय कर लेती है। दरअसल क्या होता है, 2017 में एक परिवर्तन किया जाता है।
2017 में क्या होता है, एक परिवर्तन किया जाता है और कहा जाता है कि देखो परिवर्तन के साथ दरअसल क्या होता है 2017 2014 में तो आप जानते हैं कि भारत में क्या होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी होती है, वो होती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रमुख नेता होते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, वे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वे काफी परिवर्तन करते हैं उस समय। और उस समय अरुण जेटली जी का नाम अगर आपने सुना हो तो 2017 और उसी के बाद उनकी डेथ भी हो गई थी कुछ समय बाद। ठीक है, तो उस समय क्या था कि अरुण जेटली जी भारत के वित्त मंत्री थे और उन्होंने काफी बदलाव किए थे। तो 2017 में ये बदलाव किया गया, कहा गया कि भारतीय स्टेट बैंक की जो 5 सहयोगी बैंकें हैं उनको और जो भारतीय महिला बैंक है उसको हम एसबीआई के साथ क्या कर दे रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला बैंक को किसके साथ मर्ज किया गया है, किस बैंक के साथ मर्ज किया गया है, तो एसबीआई के साथ मर्ज किया गया है। किसके साथ, एसबीआई के साथ, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में मुद्रा बैंक की बात करते हैं। आपने सुना होगा मुद्रा योजना के बारे में। तो मुद्रा बैंक लघु कारोबार के लिए यानी कि छोटे कारोबार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुद्रा बैंक की स्थापना क्यों की गई थी। ये भी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने बहुत सारे काम किए थे उस समय। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे योजनाएं प्रधानमंत्री लेकर आए थे, लेकिन कौन सी योजना कितनी सक्सेसफुल हुई ये सब आप स्वयं इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप शुरुआत तो बहुत कुछ कर दी जाती है, लेकिन धरातल तक कितनी चीजें आती हैं ये मायने रखता है। मैं केवल और केवल वर्तमान की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सरकार के समय में ऐसे ही है। किसी भी सरकार के समय में यदि आप देखेंगे तो योजनाएं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लेकर आती हैं, पैसे भी अलॉटमेंट हो जाते हैं, पैसे इशू भी हो जाते हैं, लेकिन कितना धरातल तक वे पहुंचा पाते हैं ये आप नहीं देख पाते हैं। और इसको देखना भी कहीं ना कहीं हमारे बस की बात होती भी नहीं है, और ये चीजें पहुंचा भी नहीं पाती हैं तो दिखेगा कहाँ से। ठीक है, तो ये सब देखना ये हो जाता है कि भाई योजनाएं बड़ी बड़ी होती हैं, अब उसे धरातल तक कितना ले जाया जाता है देखना ये होता है। ठीक है, कि हाँ किसने धरातल तक, जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई मैं योजना जानता हूं जिसे धरातल तक उतारा गया, वो थी उज्ज्वला योजना, जो लगभग बहुत सारे लोगों के पास गैस पहुंचाई गई, यानी गैस को दिया गया। लेकिन अब गैस तो जानते हैं महंगा होने की वजह से जिसने एक बार गैस को ले लिया दोबारा उसने भरवाया ही नहीं, क्योंकि सब्सिडी कहा गया था, सब्सिडी आती ही नहीं है, ये बात आप जानते हैं, बाकी मैं क्या कहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अप्रैल 2020 और 22 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रैल 2020-22 के में अगर आप देखें तो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं वो कितनी हैं, 12 हैं। और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थाएं के अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक है और 22 निजी क्षेत्र के बैंक हैं और 44 विदेशी और 56 की बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और 1485 शहरी सहकारी बैंकें और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंकें शामिल हैं। तो ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर फॉर इंफॉर्मेशन हवाबाजी करना है तो आप इसको याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। किसी को पागल बनाना है कि तुम्हें बैंक के बारे में कितना जानकारी है, बताओ भारत में कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं, या भारत में कुल कितने निजी बैंक हैं, या विदेशी बैंक कितने हैं, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, या शहरी सहकारी बैंक कितने हैं, या ग्रामीण सहकारी बैंक कितने हैं। अगर हवाबाजी करना है तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो किसी को पागल बनाना है और कोई आपसे ज्यादा फॉर्म में उड़ रहा हो कि हम ज्यादा ही जानते हैं कुछ बैंकों के बारे में, तो उससे सिर्फ इतने ही सवाल कर लीजिए, 4-5 वो फिर जानते ही हो, बता नहीं पाएगा और बोलेगा ये तो बहुत जानकार व्यक्ति है। चलिए अब मैं वो आपको पढ़ाने चल रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको इसको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है बाद में। अब हम बात ये करने वाले हैं कि भारत की प्रमुख प्रतिभूति मतलब जो सिक्योरिटी पेपर होते हैं, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग और सिक्का उत्पाद का मतलब होता है सिक्के की ढलाई के केंद्र वगैरह के बारे में आइए हम जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है तो आप बताएंगे नासिक में। अब नासिक कहां पर है, तो नासिक है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है, नासिक में है
और नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो हैदराबाद में है, इसको तो आप जानते ही हैं, याद रखिएगा। करेंसी नोट प्रेस की बात करते हैं जहां पर पैसों की छपाई होती है, जहां पर 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या उससे उच्च बात करते हैं, जैसे 500 रुपए की बात करते हैं, ठीक है। तो 20, 50, 100 या इससे ऊपर की यानी 500 तक के नोटों की छपाई कहाँ की जाती है? तो वो होती है दोस्तों करेंसी नोट प्रेस, जो कि देवास में है। और देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, देवास मध्य प्रदेश में क्या होता है? देवास मध्य प्रदेश में क्या होता है? 20 रुपए की नोट छपती है और 50 रुपए और 100 रुपए या 500 रुपए के दोस्तों एक तरह से नोट छपती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करते हैं तो ये कहां पर है? होशंगाबाद में। और होशंगाबाद कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करते हैं तो होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद के किस राज्य में है? होशंगाबाद किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में 4 टकसालें हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, उसे टकसाल कहा जाता है। जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है उसे टकसाल कहा जाता है। और भारत में 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर क्या है? सिक्कों की ढलाई की जाती है, यानी कि 4 ऐसे स्थान है जो टकसाल, मतलब 4 ऐसे स्थान है जहां टकसाल है, ठीक है। तो एक तो पहली बात करते हैं मुंबई, दूसरी बात करते हैं कोलकाता, तीसरी बात करते हैं तो हैदराबाद, और चौथी बात करते हैं तो नोएडा। याद कर लीजिए, तुरंत अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि भारत में 4 टकसालें कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा हैदराबाद में, चौथा यदि आप देखेंगे तो नोएडा में है, ठीक है। तो हर दिशा में यदि आप देखें तो टकसालें हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया 2000 रुपए की जो नोट होती है ना, उसकी छपाई कहां पर होती है, उसकी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है, तो आप बताएंगे मैसूर में। मैसूर आप बताएंगे, और मैसूर कहां पर है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि 2000 रुपए के नोट की छपाई कहां पर की जाती है, तो वो की जाती है मैसूर यानी कि कर्नाटक में। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, या तो नोट्स बना लीजिए, मतलब नोट्स में लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो आप हल्के में बहुत जल्दी ले लेते हैं, आपको लगता है कि ये सब चिंटू पिंटू बातें हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न आर्थिक समितियां, मतलब जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ समितियों का गठन किया गया था, और उन समितियों को कुछ उद्देश्य से गठित किया गया था, और उनके उद्देश्य क्या थे, आइए हम समझते हैं। समितियों